Beats of Life with Yashika. हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए, जाना है बहुत दूर, अनजान है राहें, पर खुद पे है यकीन, अनजान है राही। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। वेलकम टू बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका, धड़कन जिंदगी की सीजन 2 एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। तो जैसे लाइफ में कोई रीटेक नहीं होता, वैसे ही एक और ऐसा प्रोफेशन है, एक और ऐसी फील्ड है जहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता। जो भी होता है वो लाइव होता है, ऑन द स्पॉट होता है, ऑन द मोमेंट होता है, इन द मोमेंट होता है। लाइफ में यू टेक चैलेंजेस एज इट कम्स एंड स्टेज पे भी यू टेक चैलेंजेस एज दे कम। जनता को आपको फेस करना पड़ता है, फेस टू फेस परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसी कौन सी फील्ड है, ज़रा सोचिए तो सही। सोच लिया? सो द फील्ड इज थिएटर। प्लीज वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर द डे, मिस्टर आशीष शर्मा. He is a renowned theatre practitioner and the founding member of Stage Hands Collective. Welcome to the show, sir. So, जनता को ज़्यादा इंतज़ार अब ना कराते हुए, बिकॉज ऑडियंसेस को वेट करने की आदत नहीं होती, लेट्स स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली व्हाट मेड यू चूज थिएटर एज अ प्रोफेशन डिस्पाइट द चैलेंजेस, बिकॉज देयर इज अ रीजन, देयर इज अ स्पार्क बिहाइंड एवरी चॉइस वी मेक. व्हाट वाज दैट कॉलिंग फॉर यू? सो इट वाज एन एक्सीडेंट. मैं सुनने में एक्सीडेंट एक नेगेटिव कॉनोटेशन लगता है, बट व्हाट हैपेंड वाज लाइक when I started studying my undergrad degree, at that time I saw a poster, एक नोटिस बोर्ड पे पोस्टर चिपका हुआ था कि ड्रामा सोसाइटी के ऑडिशंस होने हैं. तो मुझे नहीं जाना था, मैंने जस्ट देखा. एंड देन उस टाइम पे एक मेरा क्लासमेट था एंड ही वॉज वेरी गुड इन सिंगिंग एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर ड्रामा एंड एक्टिंग. सो उसके साथ इशू ये था कि वो बहुत इंट्रोवर्ट था और बहुत शाई था. देन हुआ क्या कि उसने मुझे बोला कि सुनो यार, आई वांट टू ऑडिशन फॉर दिस ड्रामा सोसाइटी, बट आई एम लाइक यू नो अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन, कि लोग जज करेंगे और दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम. तो क्या तुम मुझे कंपनी देने आओगे? ताकि होगा क्या कि उससे मुझे अच्छा लगेगा कि चलो भाई कोई बैठा है. एंड देन कॉलेज में अंडरग्रेड फर्स्ट ईयर, उतना ज़्यादा काम प्रेशर नहीं था. मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, देखते हैं, हमें भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएंगे. तो मैं चला गया. तो मैं गया तो देख रहा हूँ वहाँ पे एक हॉल के अंदर 80 लोग बैठे हुए हैं ऑडिशन के लिए. तो जो दोस्त था उसने बोला कि ओहो, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब पता नहीं हमें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने आए हैं ना, कुछ नया सीखने आए हैं, चाहते हैं, है ना. मैं तो फिर भी आ गया ना, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, तब भी मैं आ गया उस कॉन्फिडेंस के साथ. तो ऐसा हुआ था. एंड देन मैंने देखा कि वहाँ पे सामने एक सीनियर थे जो ऑडिशन के लिए जिन्होंने बुलाया था. एंड ही वॉज गिविंग अ स्पीच अबाउट यू नो व्हाट ड्रामा इज़ एंड हाउ लाइक दिस कॉलेज ड्रामा सोसाइटी. There is no drama society in the college and he wanted to form a drama society, and that's why he was willing to you know train new students, and he was brilliant. उसके बाद जब उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म करी, it was very motivating. स्पीच ख़त्म करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो भाई कौन सबसे पहले आना चाहता है ऑडिशन के लिए. तो कोई उठा ही नहीं. सो मैंने देखा कि भाई ये लोग, मैं तो ऑडिशन देने नहीं आया ना, लाइक, बट ये लोग तो ऑडिशन देने आए हैं, तो कम से कम कोई तो जाएगा. बट नो बडी. इट वॉज लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस. थोड़ी देर में 2 मिनट बाद 5-10 लोग शायद निकलने भी लग गए पीछे से. शायद उनको अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ हो या जो भी, निकलने लग गए. तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि वाई डोंट यू गो फर्स्ट, you know, because you are here to audition for something, so you go first.
एंड ही वाज लाइक पहले ही मतलब फर्स्ट टाइम पे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइक क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा. So nobody was going, and this senior of mine, he kept on asking people to volunteer and come, and then he said that if nobody is coming, then he will call out names according to the list, and then that person has to come and audition. But even then nobody was going. So I raised my hand, मैंने अपना हाथ उठाया, मैंने कहा मैं कुछ करता हूँ. तो ऐसे ही मैं उठ के चला गया. उठ के जाने के बाद एक स्कूल टाइम का मुझे याद है, एक मेरा दोस्त हुआ करता था, उसने किसी टाइम पे एक शराबी का जो एक्ट था वो किया था स्कूल में, बट मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा था. तो और फिल्में तो मैं देखता ही था, पुरानी फिल्में मैंने काफ़ी देखी हैं. तो मुझे लगा कि चलो यार लेट्स ट्राई आउट अ ड्रंक मैन. थोड़ा इजी भी होता है, लोगों को लगता है कि बहुत इजी है यार, कि भाई हम तो पीते नहीं, लेकिन शराबी में क्या है, बस झूमना होता है. तो वो मैंने ऑडिशन दिया सबसे पहले, एंड देन वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और अच्छा भी लगा. तो आई गॉट सिलेक्टेड. और जो मेरा दोस्त था ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज उसने एक चाचा बतूने करके ना एक रेडियो आई थिंक रेडियो सिटी पे शो आता था, उसका उसने लाइव एक्ट करके दिखाया था. तो ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. सो ऐसे हम ड्रामा सोसाइटी में आए. एंड देन ये एक्सीडेंट था छोटा सा, ये जो मैं चाहता नहीं था लेकिन वो मेरे साथ हुआ. मैंने थिएटर को चूज़ नहीं किया, थिएटर ने मुझे चूज़ किया. और उसके बाद जब हम आगे बढ़े और फेस्ट आया, हम लोग जो हमारे सीनियर थे ही वॉज ट्रेनिंग अस, और उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे मज़ा आने लगा. जब मुझे मज़ा आने लगा फिर हम अपनी ड्रामा सोसाइटी हमने बनाई अच्छे से, काफ़ी हमारे लोग थे. तो या उस टाइम पे 80 लोग जो ऑडिशन देने आए थे, एंड देन उसमें से 40 लोग सेलेक्ट हुए थे. 40 में से जब एक्चुअल प्रैक्टिस होने लगी, मतलब जब जो क्या बोलते हैं ड्रामा जब बनाने लगे, उस टाइम तक सिर्फ 10 लोग बचे थे. तो 10 लोग, 40 कहाँ, तो 80 थे, कहाँ 40 और कहाँ अब 10 आ गए. लेकिन वो 10 ऐसे थे कि जो क्या बोलते हैं एकदम हार्ड वर्किंग, करने को तैयार, कुछ भी जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार. इवन हम मेरे घर में भी मिलते थे प्रैक्टिस करने के लिए. तो वो ऐसे लोग थे. तो वहाँ से क्या हुआ कि वो जर्नी जो मेरी शुरू हुई एक एक्सीडेंट के साथ, सडनली मुझे जब उसमें मज़ा आने लगा तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो चीज़ है, ये जो बीज मुझे मिला है इस कॉलेज सोसाइटी से, हमारे अपने स्ट्रगल थे, ये मैं बाहर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. उस टाइम पे मैंने फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में सुना. वहाँ मैं जाता था देखने कि भाई कैंपस क्या है, वहाँ कैसे लोग हैं, और ड्रामा असल में है क्या. मतलब सिर्फ कॉलेज ड्रामा नहीं है ना, वो तो एक उसका क्या कहेंगे छोटा सा अंश है कि एक शुरुआत आपको मिल गई. तो ऐसे करके मैं NSD जाने लगा. एंड देन मेरी मुलाकात जो मेरे पहले गुरु हैं, गुरु साधना, जो जिस पे मैं बहुत विश्वास रखता हूँ. अमूमन वो क्लासिकल डांस में ज़्यादा ऐसी चलती हैं गुरु शिष्य परंपरा, लेकिन थिएटर के अंदर भी जो मेरे पहले गुरु थे वो NSD पास आउट थे. तो उनके साथ मैं मिला और उनको मैंने बोला कि भाई ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ. एंड देन मेरी जर्नी जो है उनके साथ शुरू हुई. गुरु थे, उनका नाम मनोज त्यागी है, वो NSD पास आउट हैं और 96 बैच, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब लोग उनके बैचमेट हैं. तो उनके साथ मैंने अपने जो इस ड्रामा की जो यात्रा है वो शुरू की. एंड देन लाइक इट वाज इन 2012 की बात है, व्हेन लाइक आई वाज डूइंग दिस फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ माइन. उस साल हमने 2 नाटक किए थे उनके साथ. तो कॉलेज सोसाइटी के साथ साथ बाहर, क्योंकि मैं चाहता था उसको एक्सप्लोर करना फील्ड को, ऐसे मैं एक्सप्लोर करता गया. और मनोज त्यागी के बाद फिर अनुराधा कपूर, दीपन शिवरमन, ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया. नाटक देखे, नाटक पढ़े. तो और मुझे जितना जितना मैं पढ़ता गया, जितना जितना मैं एक्सप्लोर करता गया, उतना उतना मुझे समझ आता गया कि ये फील्ड मतलब कितनी मेरे लिए, अपने लिए काफ़ी अच्छी है, और मैं चाहता हूँ इस फील्ड में रहना प्रोफेशनली भी. तो ऐसे मेरी यात्रा शुरू हुई और वो अभी तक चलती आ रही है.
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोफेशन को नहीं चुनते, प्रोफेशन हमें चुनता है। एंड एक्चुअली ऐसा लाइफ में भी बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती है कि हम करेंगे। जैसा मैंने अपने बीट्स ऑफ लाइफ के अभी सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में भी कहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बीट्स ऑफ लाइफ जैसा कुछ करूँगी। सीज़न 1 तो दूर की बात है, मैं सीज़न 2 तक भी पहुँच पाई हूँ, तो आई फील कि इट्स अ लॉन्ग वे हियर। एंड ऐसा बहुत बार होता है कि आपने डिसाइड नहीं किया होता आप कौन सा कोर्स करेंगे, यू लैंड अप समवेयर, यू बिकम समथिंग दैट यू माइट नॉट हैव थॉट अबाउट। तो वही चीज़ यहाँ भी रही, इट वॉज नॉट अ एक्सीडेंट, इट वॉज डेस्टिनी। आई थिंक इट वॉज डेस्टिन्ड टू बी वॉट इट इज़ टुडे, समथिंग सो ब्यूटिफुल। एंड दैट टेक्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस फ्रॉम स्क्रिप्ट स्टेज? क्योंकि स्टेजेस तो बहुत सारे होते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्टिंग, एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है, फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू डायरेक्शन टू प्रॉप्स टू कॉस्ट्यूम। तो आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? I think I like design. I like to do design, and design, when I use the term design, it is not costume design. It's more about this contemporary term. It's called scenography. Scenography, it's actually an expansion of set design. So initially in old plays, set design जो हम कहते हैं, जिसको हम समझते हैं, वो कोई भी नाटक चल रहा है उसका सेट क्या होगा, मतलब अगर वो एक लिविंग रूम का स्पेस है तो लिविंग रूम कैसे बनेगा, कितने दरवाजे होंगे, तो वो सेट डिज़ाइन था। सिनोग्राफी जब मैं लेटर, स्टार्टिंग तो मेरी भी एक बैक स्टेज आर्टिस्ट से हुई थी, बट क्या हुआ कि पहले ही नाटक में जब मैं बैक स्टेज कर रहा था नाटक का प्रोसेस के अंदर, जो उस नाटक का जो लीड एक्टर थे, जो मेन उसमें भूमिका निभा रहे थे, वो गायब हो गए एक हफ्ते पहले। तो वो गायब जब हुए तो अब एकदम से एक क्राइसिस आ गया कि लाइक हु विल डू दिस पर्टिकुलर रोल ऑन स्टेज, एंड वी ओनली हैड 1 वीक। बट मैंने रिहर्सल प्रोसेस बहुत अच्छे से देखी, मुझे डायलॉग सबके याद थे, पूरी स्क्रिप्ट जो थी पूरी याद थी। तो वो भी एक एक्सीडेंट था कि वो जब गायब हो गए, तो गायब होने के बाद मुझे डायरेक्टर ने बोला, विश्वास जताया कि भाई I don't trust anybody else because that new person might come and end up not doing the role effectively and efficiently. So it's better we will choose someone who was already there in the rehearsal process and who knows the script. तो उन्होंने मुझे बोला, विश्वास जताया, and then that's how पहला ही नाटक मुझे जो मिला वो एज एन एक्टर मिला। एंड बट फील्ड जब मैं एक्सप्लोर करता गया तो मुझे जब डिज़ाइन मैंने पढ़ा, दीपन, स्पेसिफिकली दीपन के साथ जब मैंने काम किया, तो मुझे डिज़ाइन क्या होता है नाटक में और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब मुझे समझ में आया कि मुझे जो असल में मज़ा आता है वो डिज़ाइन करने में आता है। जो विजुअल जो होता है, एक इमेज जो होती है ना, कोई भी एक इमेज होती है, उसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है वो कैसे एनहेंस करता है एक्टर्स को भी, एक्टर्स का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो मुझे डिज़ाइन में बहुत मज़ा आता है। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जो कला करने वाले होते हैं उनको कलाकार कहते हैं, एंड आप एक्चुअली स्टेज के कलाकार हैं, आप डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को। आपने एक और बात कही थी कि जैसे आपने एज अ लीड एक्टर ही काम करा अपने पहले ही काम में, तो अब एक चीज़ और होती है, जब आप एक कैरेक्टर को प्ले करते हो तो एक होता है आपका रियल लाइफ पर्सनालिटी और एक होता है जो कैरेक्टर की पर्सनालिटी है। और कभी कभी क्या होता है, जब फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब से एक हफ्ता तो एक चीज़ है, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन जब आप रोज़ एक चीज़ करने लग जाते हो, रिहर्स करते हो, प्रैक्टिस करते हो, पूरा दिन आप अपने कैरेक्टर में रहते हो, तो एक वो जो रियल लाइफ कैरेक्टर आपकी पर्सनालिटी है और जो आपका कैरेक्टर है, उसके बीच की एक लाइन कभी कभी पार हो जाती है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर कैरेक्टर वाले आने लगते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसे आप कैसे मैनेज करते हो? मुझे लगता है कि नाटक की जो एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो है उसका प्रोसेस। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैंने जब मेरा टीचिंग जो मैं पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक जो चीज़, एक थ्योरी जो मैंने ईजाद की वो ये थी कि एक जो जर्नी होती है, एक परफॉर्मर बॉडी होती है, एक परफॉर्मिंग बॉडी होती है और एक कैरेक्टर्स बॉडी होती है। तो इन तीनों, ये एक प्रोसेस है, ये एक पुल है जिसको बांधने के लिए, तो परफॉर्मिंग बॉडी क्या है, सो
परफॉर्मिंग बॉडी जो है वो मेरी अपनी बॉडी, एक एक्टर की बॉडी, जैसे मेरी बॉडी पतली लंबी, किसी की बॉडी थोड़ा हेल्दी थोड़ा फैटी, तो ये परफॉर्मर की बॉडी है। देन उसको कैरेक्टर की बॉडी में जाना है, क्योंकि इवेंचुअली उसको स्टेज पे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने हैं, किसी को हेमलेट, किसी को मैकबेथ। तो वो जो जर्नी है परफॉर्मर बॉडी से लेके कैरेक्टर्स बॉडी तक की, उसके बीच में एक परफॉर्मिंग बॉडी है। परफॉर्मिंग बॉडी क्या है? परफॉर्मिंग बॉडी है एक तैयारी, जो एक परफॉर्मर की बॉडी कुछ एक्सरसाइज करती है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, उसमें वॉइस एक्सरसाइज होती है जिसमें हम वॉइस चेंज भी कर लेते हैं, उसमें कुछ शब्द जो होते हैं डिक्शन की एक्सरसाइज होती है। तो वो हम तैयारी करते हैं, राइट। तो वो तैयारी जो है कैरेक्टर बॉडी तक पहुंचने की, तब जाके वो जो प्रोसेस है रिहर्सल का, तब जाके हम वो कैरेक्टर की तरह सोच पाते हैं। और उसके हिंट हमें कैसे मिलते हैं? उसके हिंट हमें मिलते हैं जब हम उस कैरेक्टर की तरह सोचना शुरू करते हैं। और वो होता कब है? पहले दिन से नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन हमने कोई नाटक उठाया एंड देन उसी में ही हम ये एक्सपेक्ट करें कि मैं हेमलेट हूँ। मैं कहने को मैं बोल सकता हूँ कि मैं हेमलेट हूँ, लेकिन वो जो मेंटल जो स्पेस है, आप कैसे सोचोगे कि आपको आशीष या याशिका की तरह नहीं सोचना है, आपको सोचना है एक हेमलेट की तरह। वो एक पॉलिटिकल फिगर है ना, वो क्या, उसको भूत भी दिखाई देता है, वो सब वैसा सोचना है आपको मैकबेथ की तरह सोचना है ना। तो वो सोचने का जो प्रोसेस है वो रिहर्सल से आता है। तो एक उसमें होती है टेक्निकलिटीज़, टेक्निकल एक्टिंग जिसको हम कहते हैं। टेक्निकल एक्टिंग जो होती है वो आती है आपकी तैयारी से, जिसमें आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलना है, वो टेक्निक है कि आपकी वॉइस जो है वो ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। तो ये टेक्निक है। लेकिन इसके साथ जो मेंटल स्पेस आपका है उसकी तरह सोचना, वो टाइम के साथ आता है। और जो आपका सवाल है जो आपने पूछा कि वो एक बार सोचना आप शुरू करते हैं जब कैरेक्टर की तरह, तो कितना मुश्किल होता है कभी कभी बीच में वापस परफॉर्मर की तरह सोचना, राइट। इसीलिए एक डबल कॉन्शियसनेस जो हम यूज़ करते हैं शब्द, डबल कॉन्शियसनेस का मतलब ये है दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एज अ परफॉर्मर, at the same time you are also aware that you are portraying a character on stage. That's called double consciousness. You have to be conscious of both the things at the same time, right? और इसीलिए बहुत कभी कभी ऐसा होता, और कोई परफेक्ट तो है नहीं, जैसे ज़िंदगी में कोई परफेक्ट नहीं है, मंच पे भी परफेक्ट कोई होता नहीं है। प्रोसेस, इट्स अबाउट प्रोसेस, आप कितना परफेक्शन के पास जाते हैं। तो जब भी ऐसा मौका आता है ना कि जब आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं मेंटली, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट कि यू बिकम द कैरेक्टर एंड देन यू इवन आफ्टर द शो यू आर स्टिल थिंकिंग लाइक अ कैरेक्टर एंड नॉट लाइक एज अ परफॉर्मर और एज एन एक्टर। ये जो डिफ़िकल्टी है ये इसलिए होती है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्टिंग like other professions, it's also a role playing. You are playing something. It's like a fan. आप एक स्विच ऑन किया, फैन चालू हो जाता है, एंड देन स्विच ऑफ किया, फैन बंद हो जाता है, राइट? ऐसा ही होता है। एक्टिंग इज़ लाइक दैट ओनली, कि आपको वो आपकी अपनी टेक्निक और आपकी अपनी कॉन्शियसनेस पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कब आपको वो कैरेक्टर वाला स्विच ऑन करना है एंड कब उसको ऑफ करना है। तो वो आपका आता है प्रोसेस से, जब आप प्रोसेस में अवेयर हैं। इसीलिए बहुत सारे एक्सरसाइज जो हम नाटक में करते हैं, प्रोसेस में जो हम करते हैं, दैट इज़ प्रिसाइजली अबाउट अवेयरनेस एंड हाउ टू मेक योर बॉडी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर को एक्टर्स, योर सराउंडिंग्स, योर सेट एंड योर रियल लाइफ। तो वो वैसे ही आता है। सो ट्रू, क्योंकि अगर हो सकता है मेरी रियल पर्सनैलिटी बहुत ही इस तरीके से हो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कह देना है, बट हो सकता है कि कैरेक्टर की पर्सनालिटी ऐसे हो कि वो अपने दिमाग में रखता हो चीज़ें, फिर एकदम से इमोशनल आउटबर्स्ट्स होते हो। सो दैट्स समथिंग जो शायद कुछ अवेयरनेस एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन वगैरह से ही आए, ऐसे नॉर्मली ना आए। एक ऐसे इंसान में जो मुंह पे कह देता हो लोगों के, उसको इस तरीके से बनना हो जो कहती नहीं है, दबा लेती है चीज़ें। सो आई टोटली एग्री। इसीलिए तो अवेयरनेस की बात है ना, दैट यू हैव टू बी अवेयर
कि भाई यशिका कौन है. इट्स ऑल्सो अबाउट अपनी अवेयरनेस कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ या बोलती हूँ, मैं कैसे हंसता हूँ या हंसती हूँ, क्या मेरा कैरेक्टर जो है क्या वैसे वो भी ऐसे ही हंसता है. अगर आपको वो अवेयरनेस होगी ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एज अ परफॉर्मर बॉडी जो है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, यू व्हेन यू आर इनटू ट्रेनिंग, व्हेन यू आर मेकिंग योर परफॉर्मर बॉडी एंड यू आर मेकिंग इट रेडी फॉर द परफॉर्मेंस, you are actually going through that process of becoming a performing body. Performing body is which is going to perform, right? So in that process, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, you have to be aware about how you yourself speak, laugh, what are your emotions, how do you express your own emotions, how do you speak, all those things matters. Right. So now that takes me to my next connecting question, that how do you balance your artistic vision with the practical realities of production? Say for example कि हमने कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच के रखेंगे, कैरेक्टर ऐसा होगा वैसा होगा, सेट हमें ऐसा चाहिए, जगह हमें ऐसी चाहिए, but the real challenges are that the spaces are limited, और फॉर एग्जाम्पल से द फंड्स आर ऑल्सो लिमिटेड समटाइम्स, क्योंकि ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते हैं कि हो सकता है हमें एक बहुत ही आलिशान सा सेट चाहिए हो, बट फंड्स उतने ना हो. तो उस तरीके से उस लिमिटेड फंड के साथ और अपनी कैरेक्टर से रिलेटेड या स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो? For me, I think for me the process goes like कि like initially in the initial stage I sit with my collaborators, co-workers and co-actors and think, like for example if we have the budget of, and in India of course when we have very less support from any organization, and also like Indian audience it's like that they want to spend more on movies and more on luxuries, but at the same time they don't want to spend on a theater show, right? So what I do is, like, of course when I read the script, there are multiple ideas which emerge, and to make the right balance, what I do is I think about the material. For example, if I want a particular set, so I'll give you an example. I was designing a show in IIT Delhi. It was in 2016. And in that show, the show was about a family, a farmer family who is living in Ghaziabad, and their house is also like not fully painted. So for that particular performance, I imagined a house, a set of house in which the grandmother is lying in that veranda. अंगना जो होता है ना गाँव में, जैसे आंगन होते हैं. And then in the background the set is like you can see 2 rooms, 2 कमरे हैं, दो उसके बेटे हैं और बहुएं हैं, वो उनके 2 अपने अपने कमरे हैं, right? So and then the चूल्हा है, like अगर गांव का एक सेट है तो उसमें चूल्हा ओपन में रहता है, unlike दिल्ली और अर्बन स्पेसेस. तो ऐसा उसका नाटक था, ऐसा सेट था. So initially what I imagined, like okay there will be like it's a 3-dimensional set. Everything will be made out of plywood, and then there will be side में भी, left और right side में भी कुछ रूम्स का, या जहाँ पे ये जिसको बोलते हैं ये भूसा जहाँ रहता है, एक कमरा होता है ना गांव में, भूसा रहता है, तो वो भी एक रूम वहाँ पे होगा, साइकिल के लिए एक जगह होगी, एंड देन एक हैंड पंप भी होगा. सो आई इमेजिन कि एक हैंड पंप भी होगा, बट बिकॉज वी हैड लिमिटेड फंड्स एंड which we had to spend on set and lights both, right? So of course plywood में तो इतना बड़ा set, and the like dimension, if I remember like correctly, the dimensions were I think 12 by 30, so 30 feet of length and then height of 12 feet. So these were the dimensions. And then in addition to that there is a hand pump and all those space, but because we only had 10,000 to spend on set, so what I did was instead of using plywood, I figured out, okay, I will use thermocol and we will hand paint it. So we made the whole set only by using thermocol, okay. And eventually of course I will say that I was not 100%
satisfied because my vision was something different, but it was like well made set. And of course IIT students who were studying there, they helped us in painting it, and we made it in one night without any resources of like without the help of carpenters, because once you use the plywood you will need carpenters. But in this particular production, when I reimagined the material, because material it mattered a lot, I wanted to give the same impression. So that's how I figured out, okay, this is not 100% but this is doing 80% job and it's fine. एंड ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग हमने खैर इतने लार्ज स्केल पे नहीं किया था इन यूनिवर्सिटी, बट यूनिवर्सिटी में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे कि अब जैसे अगर हमको एक वो जेल में लाइट लगती है ना ऐसे करके क्यूबिकल से, अब उसके लिए अगर वो कवर लाना है तो अब लाइक हम लोग पहले जाके लाइट लेने गए तो वहाँ पे वो जो क्यूबिकल वाला लाइट है दैट्स वे टू एक्सपेंसिव, नाउ यू कैंट गो फॉर दैट। तो उसके लिए हमने जाके वो बॉटल के अंदर जिससे हम मटेरियल छानते हैं वैसे वाले वो छानने वाला एक कप लिया, वो भी सेम शेप का होता है, कोनिकल। तो उसको लिया, उसको ग्रे कलर पेंट किया, उसको लगाया, उसके अंदर बल्ब लटका के नीचे अब स्केलेटन कैसे आए, घोस्टली प्ले है। तो अब स्केलेटन के लिए भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ गली गली होती है, बिकॉज मेन आप एक्सपेंसिव मार्केट्स में जाओगे तो सेम चीज़ आपको डबल कॉस्ट की पड़ जाएगी। बट अब अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप गली में घूम के सेम चीज़ ढूंढोगे तो आपको वो सेम मटेरियल मिलेगा, सेम क्वालिटी में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो एज स्टूडेंट्स भी हमने वो चीज़ देखी है कि लिमिटेड रिसोर्स में जब काम करना पड़ता है तो इट टेक्स यू डेज जस्ट टू क्रिएट द सेट एंड देन यू गो फॉर द रिहर्सल्स इन प्रैक्टिस। अब जैसे डॉक्टर का सेटअप लाना है तो कैसे कैसे करके लिंक्स निकाल के क्लिनिक्स से बोरो करके हम लेके आते थे, बिकॉज मेडिसिन एंड ऑल दैट मटेरियल इज़ वेरी एक्सपेंसिव अदरवाइज इफ़ यू गो फॉर परचेजिंग दीज थिंग्स। तो वही चीज़ कहीं से जुगाड़ करना इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इट्स लाइक थिएटर जो है, जो लोग नहीं भी एक्टर बनना चाहते या नहीं भी डायरेक्टर्स बनना चाहते, उनके लिए भी लाइक व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू थिएटर फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट टीचेस यू अ लाइफ स्किल विच इज़ अबाउट फाइंडिंग द राइट मटेरियल इन योर ओन बजट। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, बिकॉज यू हैव टू रन द शो। आप ये नहीं बोल सकते लास्ट में आके कि एक कोन मुझे नहीं मिला या महंगा मिल रहा था तो मैंने कुछ किया ही नहीं, राइट? सो यू हैव टू रन द शो एंड यू हैव टू लाइक गो इन द स्ट्रीट्स। और उसके लिए आप यू विल फिगर आउट लाइक वंस यू गो ऑन फाइंडिंग अ सर्टेन मटेरियल, यू विल रियलाइज दैट ओ दिस प्लेस आई मैंने ये कभी देखा नहीं था, या ये जो लाइट का मार्केट है यहाँ पे तो और मुझे कुछ चीज़ मिल गई जो शायद नाटक में काम ना आए लेकिन मुझे पता रहेगा। आई हैड अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग दिस प्लेस कि ये मार्केट यहाँ है, ये चीज़ यहाँ मिलती है, ये चीज़ यहाँ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है, राइट? एंड ये चीज़ें हमने फिगर आउट की थी कि एक तो बहुत स्किल्स आप सीखते हो, टीम वर्क, फिर इन बजट काम करना, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है टीम में, अब टीम वर्क में टीम में हर कोई एक्टर बनना चाहता हो या फ्रंट पे आके लीड लेके घोस्ट का रोल करना चाहता हो, नॉट नेसेसरी। तो वो चीज़ हमने सीखी कि एक बंदा अगर स्क्रिप्ट लिख रहा है तो दूसरा बंदा कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, गलियों में जा रहा है, तीसरा बंदा एक्टिंग कर रहा है, किसी की स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है तो वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क कर रहा है। तो बहुत चीज़ें इससे हमने सीखी भी। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स नेवर थिंक ऑफ टेकिंग अप सच इंटरेस्टिंग कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटीज, बट दे शुड, actually they should, because they learn a lot in terms of co-curricular and life as well. And this is the reason why like the topmost management universities, schools, institutes, IIM, they are now running, they have incorporated theatre and other performing arts in their course, undergrad course. That is the only reason, because they want to teach their management students how to solve problems like just like that, because it is going to help them to be when they become the future managers. That takes me to my next connecting question. जैसा आपने बोला कि थिएटर मतलब लोग यूजुअली मूवीज़ पे स्पेंड कर लेंगे जाके, बिकॉज इवन वन टिकट इज़ बेयर मिनिमम अगर आप लगा लो 350 to 500 के बीच में, जबकि आप किसी थिएटर प्ले की टिकट आप देखोगे तो आपको इससे कम चार्ज में मिलेगा वो चीज़।
ज़्यादा भी हो सकता है, नो डाउट, जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे वहाँ आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है, बट इट वुड बी रियली वर्थ इट। एंड पीपल आर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑन लाइव परफॉर्मेंसेज, ये हमने देखा है। और ऐसे हमारे यंगस्टर्स भी हुआ पैशनेट अबाउट टेकिंग अप थिएटर, क्योंकि थिएटर की एक अपनी ऑडियंस होती है जो टोटली लॉयल फैन बेस होगा। इसमें आप चाहे कॉस्ट रखिए, कॉस्ट ना रखिए, ज़्यादा रखिए, कम रखिए, वो देखने जाएंगे 100%। और उसमें यंगस्टर्स भी होंगे, वो वेरी पैशनेट अबाउट टेकिंग इट अप एज अ प्रोफेशन। बट उनके लिए भी काफ़ी बैरियर्स आ जाते हैं। दैट फैमिली वॉन्ट्स अ स्टेबल जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर महीने की एक बंधी हुई इनकम आए। नाउ सोसाइटी ऑल्सो वॉन्ट्स अ फैंसी जॉब, जहाँ पे आप कहने वाले बनो, ओ आई एम दिस इन अ कंपनी, इन अ फर्म, इन अ ऑर्गेनाइजेशन, और आई रन अ ऑर्गेनाइजेशन पर से। तो ऐसे बहुत से बैरियर्स होते हैं, चाहे वो फैमिली से हो, सोसाइटी से हो, या फिर अपनी खुद की इनसिक्योरिटी हो कि फिर मैं अपनी रेगुलर डेली बेसिस की नीड्स कैसे फंड करूँगी अगर इस मंथ में मेरे पास इतना इनकम नहीं आया या करूँगा। तो आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे इस बारे में कि अगर वो थिएटर को परस्यू करने के बारे में पैशनेट है तो व्हाई नॉट गिव इट अ सेकेंड थॉट एंड परस्यू थिएटर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ इन माइंड। तो इस बारे में आप क्या एक एडवाइस यंग जनरेशन को देना चाहोगे जो अभी आना चाहती है इस लाइन में, परस्यू करना चाहती है, अपने एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए? I agree, it is very challenging to be like to choose theatre as a field in your professional life. The thing is, see, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, there is a journey. आप चाहे कोई भी डिग्री आपको जॉब नहीं देती है। अगर आपको लगता है कि आप IIT से पढ़ के आपको ऐसा जॉब मिलेगा जहाँ पे आप एकदम मतलब 1 लाख रुपए महीना छापने लग जाएंगे पहले दिन से, तो ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट? तो फॉर पीपल जो यंगस्टर्स हैं और जो वाकई में थिएटर के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और जब मैंने शुरू किया था कुछ ना कुछ बाकी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था, वो आना चाहते थे थिएटर टू यूज़ इट एज अ स्टेयर केस, कि सीढ़ी बना के हम फिल्मों में जाएंगे या वेब सीरीज़ में जाएंगे। तो अगर सीढ़ी बनानी है तो बात अलग है, तो फिर उसमें आपका जो स्ट्रगल है वो 2 फील्ड में एक साथ चलेगा। आप कंफ्यूज्ड हैं फिर कि आप थिएटर में रहना चाहते हैं या आप फिल्मों में आना चाहते हैं, राइट? तो इसीलिए फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको थिएटर करना है या आपको फिल्म करना है, या फिर इवन इफ़ यू वांट टू यूज़ थिएटर एक सीडी की तरह कि आपको इवेंचुअली आपका टारगेट है कि आप जाके एक्टिंग करें सिनेमा में, वेब सीरीज़ में, या कुछ भी काम करें, वो भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ गलत है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन you have to have clarity on what you really want to do. मेरे दिमाग में जो क्लैरिटी थी वो यही थी कि मुझे हमेशा से नाटक करना था। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा भी कि भाई आप मुंबई क्यों नहीं जाते, आप कोई वेब सीरीज़ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं करते। तो क्योंकि मुझे मज़ा ही लाइव मीडियम में आता है, तो वो मेरा अपना चॉइस था। ऐसे ही बहुत लोग जो हैं वो जब ट्रेनिंग करने आते हैं उनको समझ में आएगा, सिनेमा में भी आपको थिएटर वाले एक्टर जो थिएटर करके आए हैं और ऐसे एक्टर जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस जिनका नहीं है नाटक में, वो अलग दिखते हैं आपको। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर इंसान, आम आदमी, हर कोई कहेगा यही कि भाई हाँ अलग दिखते हैं। तो सबसे मेरी जो क्यों थिएटर बाकी प्रोफेशन से अलग और क्यों चुनना चाहिए लोगों को, मुझे लगता है कि नंबर 1 कि ये आपको ज़िंदगी जीने का और बाकी लोगों के मुकाबले एक आपका नया परसेप्शन देता है। और सिर्फ एक परसेप्शन नहीं देता, मल्टीपल परसेप्शन देता है, बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीपल कैरेक्टर्स अलग अलग नाटकों में। और साथ में अगर आप एक्टिंग में नहीं भी जाना चाहते, उसके अलावा भी सेट डिज़ाइनिंग है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है, वो भी आपको, क्योंकि हर नाटक का सेट अलग होगा, हर नाटक की कॉस्ट्यूम अलग होगी, हर नाटक का डायरेक्शन अलग होगा, वो भी आपके दिमाग को बहुत खोलेगा। तो उससे क्या होता है ना, यू विल बी मोर लाइक इंटेलेक्चुअली बेटर देन अदर पीपल जो एक ही प्रोफेशन में हैं। तो आपको, और हो सकता है कि अगर आप बहुत ही मेहनत करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मेहनत करी तो मैंने मल्टीपल लैंग्वेज भी सीखी थिएटर की वजह से। तो मुझे बंगाली जैसे आती है, मुझे पंजाबी जैसे आती है, हिंदी तो मुझे आती है, मेरी अपनी मदर टंग जो घर की ब्रज भाषा है वो भी आती है। तो ये मैंने मतलब सोचा भी नहीं था, बट एक्सप्लोर मैं करता गया, सीखता गया, हो गया। दूसरा चैलेंज जो फाइनेंशियल चैलेंज है, वो एक बड़ा चैलेंज तो देखिए है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अगर पहले ही दिन से सोचेंगे कि मैं 1 साल बाद इसमें
इतना कमाने लग जाऊं, तो वो देखिए किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। आप पहले सीखिए तो सही, आप पहले मन से आइए कि भाई मैं आई विल मेक श्योर कि मैं 2 साल इस फील्ड में लगाऊं, पहले समझूं। 2 साल तो आपको बेसिक स्टेज पे खड़े होने में लग जाते हैं, अगर मैं सही बताऊं तो। सेम गोज़ विद द क्लासिकल डांस ऑल्सो, उसका तो ट्रेनिंग और ज़्यादा लंबा है। कोई भी कथक परफॉर्मर चाहे क्यों बच्चों को 7 साल की उम्र से माँ बाप चाहते हैं कि कथक सीखे, भरतनाट्यम सीखे, वो तो नहीं कहते ना कि 2 साल में मेरा बच्चा जो है पैसा कमाने लग जाए, राइट। तो वो जो फाइनेंशियल चैलेंज है, इसीलिए उसकी वजह से बहुत सारे लोग थिएटर फील्ड में भी, और मैं ये सबको हमेशा कहता आया हूँ कि हमेशा उसमें एलीट लोग ज़्यादा रहे हैं। आज भी आप देखोगे, अगर मेजर थिएटर डायरेक्टर्स आप देखोगे जो इनका नाम लिया जाता है फील्ड में, वो सब लोग बहुत अच्छे घर से आते हैं, जिनको रोटी पानी कमाने का कोई वो नहीं है, ऑलरेडी उनके पास है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वाकई में मेहनती हैं और आप वाकई में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और आप वाकई इस चीज़ को प्रोफेशनली और इतना पैसा आप कमा पाएँ, और मैं ऐसा भी कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने अपने घर बनाए हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल जिन्होंने ज़मीन से शुरू किया। आज की डेट में टाइम लगता है ऑब्वियसली, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप थिएटर में 5 साल 10 साल 15 साल काम करने के बाद आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे महीना, या 1.5 लाख कमाने लग जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अगर आपके खर्चे और आप जितना एक क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं, आप अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं, वो थिएटर में अपने आप चीज़ें खुलती हैं जब आप आते हैं। और जहाँ तक सोशल उसकी बात है, तो देखिए सोशल का तो ये है कि वो ज़माना पहले का अलग था। आज की डेट में बिकॉज चाहे वो इसकी वजह से कि वेब सीरीज़ बहुत हैं, रियलिटी शोज़ बहुत आ रहे हैं, चाहे उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आने लगी है कि मुझे ये कराना तो है ही, भले ही मेरा बच्चा प्रोफेशनली करे बाद में या ना करे, बट आई वॉन्ट टू ट्राई, मैं देना चाहता हूँ वो मौका, या देना चाहती हूँ कि वो ऐसा हो। तो वो सोच थोड़ी बदली है, लेकिन एट द सेम टाइम वही कि आपको अगर आप फाइनेंशियल उस पर देखेंगे और इज़्ज़त की बात करेंगे, तो देखिए वो तो इंडिविजुअल के ऊपर है। ऐसे तो कोई लोग जो हैं हमारे घर में जो हाउस हेल्प हैं या जो हमारे गली में झाड़ू लगाते हैं, उनकी भी इज़्ज़त नहीं करते ना। जिनको नहीं करनी वो नहीं करेगा, बट वो इंसान अपना काम करता है, वो इंसान काम करने से मना नहीं करता, राइट। तो ऐसे ही जिसको वाकई में कदर होगी आपके काम की, जिसको झाड़ू लगाने वाले की कदर होती है, उसको पता है कि भाई मोहल्ला मेरा साफ़ इसलिए रहता है क्योंकि ये साफ़ करते हैं, मैं नहीं जा रहा, राइट। तो वो तो इज़्ज़त की बात तो वही है कि भाई आप वैसे ही जिसको करनी होगी आप वहीं पे जाएं, आप जिसको नहीं करनी, जिसको ताना देना है, तो वो तो ताने तो भाई हर इंसान में भरे हुए हैं। डायरेक्टर भी नाटक के अंदर ताना भी देता है, क्या घटिया एक्टिंग करते हो तुम। तो आपको चूज़ करना है, आपने अगर कुछ दिल से चूज़ किया है, मन से किया है, आप हार्ड वर्क उसके लिए कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड योर वे। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट पैशन कैन टेक यू प्लेसेस। अगर आप पैशनेट हो तो आप कुछ भी करने को तैयार हो उस फील्ड के लिए, बट अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप मतलब वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यू विल फाइंड योर वे इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग। बट अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, कहीं आपका एक वो डबल माइंड है, तो फिर आपको रास्ता ढूंढने में शायद थोड़ी तकलीफ हो। बट अगर माइंड में क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन नहीं है, जैसा आपने बोला, तो क्लैरिटी के साथ यू विल डेफिनेटली फाइंड योर वे आउट टू परस्यू समथिंग दैट यू रियली वांट टू परस्यू। क्योंकि प्रोफेशंस बहुत है, लाइन्स बहुत है, बट आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। वो डायरेक्शन जिस दिन यंगस्टर्स के पास आ गई, उस दिन फिर थिएटर, एक्टिंग या कोई भी और लाइन हो वो आप कर सकते हो। बिल्कुल, इसीलिए तो अभी तक जब से NSD बना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दे नो दिस थिंग कि भाई बहुत सारा मतलब मुश्किल होती है लोगों को थिएटर को एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई NSD में एडमिशन लेने के बाद आपको फ़ीस नहीं देनी है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको हॉस्टल मिलता है, आपका कैंटीन वहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप से आप वो पे करते हो, ताकि आप 3 साल सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान लगाओ, ताकि आप 3 साल अच्छे से ट्रेनिंग लेके जाओ, एंड देन जब आप फील्ड में पहुँचो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, वहाँ पे जाके आप नाटक बनाओ, उसको ऑडियंस तक पहुँचाओ,
और उसका फाइनेंशियल माध्यम कि आप उससे अर्न कैसे करोगे वो आप ढूंढो। ये सारी ट्रेनिंग आपको NSD में दी जाती है विद स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स NSD आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप्स देता है, फंड्स देता है टू फंड योर ड्रीम्स, टू लर्न, टू गेट ट्रेन्ड, एंड दैट्स द गुड पार्ट। क्योंकि अगर आप एजुकेशन लेते हो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, रिसोर्स है, तो आप फील्ड पे उतर के स्ट्रगल एंड हसल करने के लिए रेडी होंगे। नाउ दैट टेक्स मी टू माय नेक्स्ट कनेक्टिंग क्वेश्चन, विच इज़ ऑफ कोर्स हमने अभी तक चैलेंजेस और स्ट्रगल की बात करी है, वन रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ थिएटर। रिवॉर्डिंग पार्ट मेरे लिए तो यही है कि दुनिया को देखने के मल्टीपल परसेप्शंस मुझे मिले, और जिसकी वजह से लाइक व्हाट आई एम एबल टू डू नाउ इज़ दैट आई नो हाउ टू डू अकाउंट्स, आई नो। और ये सब चीज़ें जो है ना मुझे ट्रेनिंग से नहीं आ रही, ये सिर्फ नाटक से मैंने सीखा है। किसी नाटक में एक अकाउंटेंट है तो उसमें क्या चीज़ें जाती हैं, रिसर्च हमें करना पड़ता है। कोई नाटक में अगर कोई एक हलवाई की दुकान है तो हलवाई किस तरीके की मिठाइयाँ बनाता है, उसमें क्या प्रिपरेशन लगता है, कितना टाइम लगता है। तो ये मल्टीपल परसेप्शन जो है ये मेरे लिए बहुत रिवॉर्डिंग है। इससे आई फील कॉन्फिडेंट। ऑल्सो जो एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं नाटक में तैयारी के लिए, दोज एक्सरसाइज एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट in you know in making myself not feel डिप्रेस्ड और इमोशनली बहुत ही डाउन। कभी ऐसे मोमेंट नहीं आए, क्योंकि मुझे लगता है बिकॉज हम वो जो एक्सप्रेशंस हैं, वो जो इमोशंस हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं जो एक बाकी लोगों की ज़िंदगी में जो होता है ना, एक मोनोटोनस हो जाती है, एक मोनोटोनी आती है, उससे कुछ डिप्रेशन पैदा होता है किसी भी वजह से। तो क्योंकि हम वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑलरेडी स्टेज पे, राइट, तो वो हमारे भीतर की चीज़ें निकल गई, कुछ बचा नहीं अंदर, तो वो खाली होता रहता है। तो मुझे लगता है ये बहुत रिवॉर्डिंग है मेरे लिए। तो सो दैट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग ऑल्सो। आई फील थिएटर गिव्स यू स्टेबिलिटी। लोग कहते हैं कि एक इंस्टेबिलिटी आती है, चैलेंजेस हैं, बट मैं कहती हूँ कि इट गिव्स यू स्टेबिलिटी एट अ मेंटल लेवल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम्स, जब हमें ये चीज़ की श्योरिटी ही नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। सो यू नीड अ स्टेबल माइंड टू थिंक, एंड थिएटर गिव्स you those multiple perceptions, those new skills that you need to survive in society, which is good. And the youngsters, the youth who are passionate must note that point कि एक आपको stability भी मिलती है theatre से. And now taking that ahead, what's your favorite type of theatre? I would say like I like to watch and do and make site specific theatre. So site specific theatre में थोड़ा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि generally what we understand about like different forms of theatre is one will be street play, one will be typical like stage play, one will be this folk theatre, you know, जो गाँव में और ऐसा होता है, नौटंकी जैसे यूपी का है, right? तो what is site specific theatre? Site specific theatre is like when you choose a site and you make your performance in that site, and that site is not stage. The site can be this particular room, right? कोई हलवाई की दुकान हो सकती है, वहीं पे नाटक हो रहा है, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक टू दैट साइट, सो दैट इज साइट स्पेसिफिक थिएटर। राइट, साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग कि एक आप जगह की बात कर रहे हो और उससे स्पेसिफिक आप क्या क्रिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसकी बात कर रहे हो। द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, आई मस्ट से, जैसे ये एक स्पेस है जहाँ पे हम बैठे हैं, जिसको हमने यूटिलाइज किया है फॉर द शूट, सो दैट इज साइट स्पेसिफिक थिएटर, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दैट टेक्स मी टू माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज अ परफॉर्मेंस दैट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू, आइदर एज अ परफॉर्मर और एज एन ऑडियंस। I think Ratan Thyam एक डायरेक्टर हैं, like he was doing the King of the Dark Chamber और Night Chamber, ऐसा ही कुछ नाम था। वो बांग्ला, एक बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी या शायद नाटक पे बेस्ड था, राजा, उस पे बेस्ड था वो। I think that had a like long lasting impact because that is the reason why I actually started doing professional theatre। उनका मैंने नाटक देखा था 2012 में एक फेस्टिवल में, एंड देन उसमें जो उन्होंने मतलब सेट और जो उसका लाइट डिज़ाइन था, इट वॉज इन मणिपुरी, द लैंग्वेज वॉज लाइक मणिपुरी, मुझे समझ में नहीं आती, बट उसके बावजूद उस नाटक में जो एलिमेंट्स थे, लाइट हो गया, सेट हो गया, उससे जो मीनिंग मुझे मिला, विजुअली जो मीनिंग मिला, उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग में अभी तक है। और मुझे लगता है कि वो जो इम्पैक्ट है वही मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे ऐसा ही काम बनाना है
और जिसके लिए ऑडियंस आज भी बता रहा हूँ, आज भी उनके रतन थ्याम के नाटक देखने के लिए दिल्ली मंडी हाउस में जब भी आते हैं, आपको टिकट नहीं मिलती है, 2 दिन में बुक हो जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस आपको इंट्रीग करे, अपनी तरफ खींचे, तो वो मेरे हिसाब से रियल एक्टिंग है, रियल परफॉर्मेंस है, रियल थिएटर है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जो अपना रास्ता खुद बना ले ऑडियंस के दिल में। सो नाउ दैट टेक्स मी टू माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ रोल दैट थिएटर प्लेज इन सोसाइटी, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने देखा है, चाहे फिर वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे फिर वो स्टेज प्ले हो, उसका कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज़रूर होता है, चाहे फिर वो एक इशू को टेकअप करके हो या किसी कॉन्वर्सेशन को, किसी डिस्कशन को स्पार्क करके हो। व्हाट्स दैट इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू यू? Impact, like theater is impactful and theater is political at the same time, because it kind of, you know, जैसे हमने बात करी कि ऑडियंस के दिमाग में कुछ इम्प्रेशन छोड़ता है, तो वो चाहे, इसीलिए जो थिएटर का इवोल्यूशन है वो ऐसे ही हुआ है। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो थिएटर ऐसे ही बना है, चाहे वो स्ट्रीट प्ले हो, चाहे वो स्टेज प्ले हो, चाहे वो शेक्सपियरियन थिएटर हो, चाहे वो हमारे इंडियन थिएटर के कुछ नाटक हो, संस्कृत थिएटर हो, सब में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट आपको मिलेगा। बिकॉज इट टीचेस यू टू क्वेश्चन द नॉर्म, राइट? इट टीचेस यू टू क्वेश्चन द पावर, और वो थिएटर में इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ऑडियंस जो देखने आ रही है, हो सकता है वो ऑडियंस रियल लाइफ में कुछ और सोचती हो उन मुद्दों के बारे में, जो हम बोलते हैं ना, मास का कुछ एक कॉमन थ्रेड बनता है जिसकी वजह से वॉयलेंस होता है या कुछ भी। लेकिन नाटक में आते ही जब आप उस चीज़ को देखते हो सकता है आप वो नाटक आपको मजबूर करे सवाल करने पे कि जो आप सोचते थे क्या वो सही सोचते थे, क्या उसमें ऐसा तो नहीं कुछ झोल है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है उसका वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको, हो सकता है आपकी खुद की आइडेंटिटी पे सवाल करने पे मजबूर कर दे। सो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, और जिसकी वजह से समाज में थिएटर हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि वो सवाल करता है, वो ऐसे मुद्दों को ऐसे परसेप्शन से दिखाता है जो आप जनरली शायद नहीं सोचते, और इसीलिए आर्टिस्टों को कभी कभी पागल भी कह देते हैं, ये पागल लोग हैं। इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो लीक से हटके, जो नॉर्म नहीं है उससे हटके कुछ बात करते हैं। और सवाल पूछना, क्वेश्चन करना, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ सही है तो वो क्यों सही है, कोई चीज़ गलत है तो वो क्यों गलत है, कोई चीज़ न्यूट्रल है तो वो क्यों न्यूट्रल है, दैट वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थिएटर विल गिव यू दैट परसेप्शन, दैट क्यूरियोसिटी, दैट क्वेश्चन, दैट ईगरनेस, एंड दैट इज़ रियल थिएटर, जो आपका मतलब जो सोसाइटी को निखारता है एक तरीके से, उन्हें सवाल करने पे, उन्हें क्वेश्चन उठाने पे मजबूर कर देता है, एंड दैट टू सही क्वेश्चंस उठाने पे। इसीलिए थिएटर को कहते हैं आईना है, कि जिसमें वो मजबूर करेगा कि आप देखो ढंग से अपने आप को, कि ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में। Right. And now that impactful line takes me to the very last question of the episode, which is one of the most important questions as well. How will theatre reach a larger audience? क्योंकि जैसा हम इनिशियली स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे एपिसोड की, कि पीपल वुड लव टू स्पेंड ऑन मूवीज़, people would love to go to malls, people would love to go to adventure parks where they get some kind of entertainment, but theatre is also entertainment and it is about reality, it gives you a reality check. तो एक ये चीज़ जो एक तरीके से दुनिया का आईना है, ये कैसे लार्जर ऑडियंस तक पहुँचेगी इन फ्यूचर? मुझे लगता है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस, मैंने अलग अलग देशों में जाके नाटक देखे, उनका मैंने जो कल्चर है वो भी देखा, एंड देन इंडिया में भी साउथ इंडिया का कल्चर अलग है थिएटर में, यहाँ का अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है। तो ऐसा नहीं है कि थिएटर हमेशा से ऐसे ही था। फोक थिएटर, जितनी हमारी फोक फॉर्म थी, चाहे वो नौटंकी है, चाहे वो स्वांग है, चाहे वो सांग है, चाहे वो जात्रा है, ये सब लोग इन तक नहीं आते थे, ये लोगों के पास जाते थे। गांव-गांव जाके इन्होंने मंच लगाए और वहाँ पे खुले मंच पे प्रदर्शन किए, तब ऑडियंस का रीच बढ़ता था, ठीक है। बट वो भी धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि एक मीडियम आ गया जो इजी है। अब तो मतलब सिनेमा हॉल भी अब बहुत दूर की बात हो गई। अब तो मतलब OTT के आने के बाद और ये कोविड में जो बूम आया OTT इंडस्ट्री में, अब तो इंसान घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, राइट। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में जब ऐसी सोसाइटी बनती जा रही है जो कि बहुत ही न्यूक्लियर है, इंडिविजुअलिस्टिक है, जिसमें कोई भी कम्युनिटी फंक्शंस में नहीं जाना चाहता, नाटक की तो बहुत दूर की बात है,
उसमें मुझे लगता है कि थिएटर एक जो सबसे बड़ा काम कर सकता है, और लोग जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कम्युनिटी स्पेसेस बनाएं, कम्युनिटी स्पेसेस लोगों तक जाएं। जैसे हो सकता है थिएटर हमेशा मंच पे, मैंने जो बताया मंच पे करने की चीज़ नहीं, आप साइट स्पेसिफिक भी कर सकते हो। पार्क सब जगह होते हैं, कम्युनिटी हॉल सब जगह होते हैं, राइट। कोई बिल्डिंग ऐसी खंडर पड़ी हो, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। मॉडल टाउन, जैसे अभी हम मॉडल टाउन में हैं, या हम दिल्ली के मान लो आपके जितने भी 70 विधानसभा हैं, हर विधानसभा में एक ना एक स्पेस तो ऐसा आपको मिल जाएगा, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कम्युनिटी स्पेस दूसरा हो, चाहे वो पार्क हो। अगर आप चाहते हैं लोगों तक पहुंचाना, आपको पहुंचना पड़ेगा पहले लोगों तक। उनको पहले तो जैसे सिगरेट के टाइम पे हुआ था कि सिगरेट लोगों तक पहुंची, कैसे पहुंची कि उनको अलग अलग जगह पे उनको फ्री में सिगरेट पिलाई गई, ठीक है। अब जो है लोग सिगरेट तक खुद पहुंच जाते हैं, अब उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और 20-50 जितनी बढ़ती जाएगी तब भी पिएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ सिगरेट को, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इससे कि जैसे वो चीज़ों की एक मार्केटिंग काम की, वैसे ही नाटक को जो मैंने स्पेसेस बताए, कम्युनिटी स्पेसेस, पार्क, हॉल, धर्मशाला, इनमें जाके नाटक लगाना पड़ेगा, एंड देन उस कम्युनिटी का पार्ट होना पड़ेगा लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि एक नाटक आप करने आए और करके चले गए, कंटिन्यूअसली, ताकि लोगों को वहाँ पे पहले समझ तो आए कि नाटक है क्या। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि लाइव नाटक आजकल होते भी हैं, क्योंकि सब चीज़ या तो मंडी हाउस में बेस्ड रहती है, या बाकी जितने ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ जहाँ बने हुए हैं उनकी 4 दीवारी के अंदर होता है जो भी होता है। जब वो कम्युनिटी स्पेसिस में पहुँच जाएगी, जो कि ज़्यादा एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए, पार्क हो गए, धर्मशाला हो गई, तो ऑलरेडी लोग पहले समझेंगे कि ये है क्या। फिर जब वो देखेंगे उनको मज़ा आएगा। आप आधे से ज़्यादा लोगों को पूछेंगे ना जिन्होंने नाटक देखा है, वो नाटक देखने के बाद यही कहेंगे कि उनको सिनेमा से ज़्यादा नाटक देखने में मज़ा आया। क्यों? क्योंकि एनर्जी और इमोशंस एक कॉमन स्पेस में शेयर होते हैं, वो आपको डायरेक्टली लगता है। सिनेमा टेक्निकल मीडियम है, वो आपको टेक्निकली उससे लगेगा, लेकिन यहाँ पे लाइव आपके जो सेंसेस हैं, स्किन, कान, वो सब इन्वॉल्व है। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि ऑडियंस भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल वाली जो क्राइसिस है वो भी सॉल्व होगा। क्योंकि आप ऑडिटोरियम में जाते हैं, वहाँ आप 50-60 हज़ार में बुक करते हैं, तो ऑब्वियसली आप 1000 से कम का टिकट बेचेंगे नहीं। उससे अच्छा है आप उसी नाटक को अगर इस कम्युनिटी स्पेस में ले आए। आप यहाँ पे शुरू में अगर 100 रुपये टिकट भी रखेंगे तो भी लोग कम से कम 50 लोग, 100 लोग, जितना भी देखेंगे, एक शुरुआत होगी उससे। वेरी वेल सेड। क्योंकि नाटक एक ऐसी चीज़ है, जैसे अगर आप एक पब्लिक स्पेस पे नाटक करते हो तो ये उससे आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सारे आओ, आगे वाले पीछे वाले। तो हम उस तरीके से जब बोल के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, डफलियाँ बज रही होती हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली इकट्ठे होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस स्पेस पर, देखेंगे कि आप कर क्या रहे हो, आप बताना क्या चाहते हो सामने वाले को। वो उस मैसेज को देखेंगे, सुनेंगे, उन्हें मज़ा आएगा उस चीज़ को देखने में। वो होता है ना, ड्रग है पहले, अब मैं गलत सेंस में इसको नहीं कह रही हूँ कि ड्रग है, बट जैसे अगर आप चाय का ही एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स लीव ड्रग्स अपार्ट, बट अगर आप दिन में एक बार चाय पीना शुरू करते हो, आप 1 दिन पियोगे, 2 दिन पियोगे, तीसरे दिन आपको सेम टाइम सुबह 8 बजे लगेगा कुछ तो मिसिंग है, मुझे चाय पीनी है, वो मन कर रहा है पीने का। तो वैसे अगर आप एक बार नाटक देखोगे, 2 बार देखोगे, चाहे 50 से 100 रुपये टिकट वो पब्लिक स्पेस में हो रहा है, फिर उसकी आदत लगेगी। फिर सामने वाला उस चीज़ को प्रेफर करेगा कि मुझे कोई मैसेज मिल रहा है, आई एम लर्निंग समथिंग फ्रूटफुल इन दैट 50-100 रुपीज़, देन दैट पर्सन इफ इज शिफ्टेड टू द ऑडिटोरियम ऑल्सो विल बी रेडी टू पे 200-250 रुपीज़ फॉर दैट टिकट। तो वेरी वेल सेड। नाउ टेकिंग द एपिसोड टूवर्ड्स एन एंड, टूवर्ड्स आवर कंक्लूजन, एक हमारा रिवाज है यहाँ पे जो हम हर एपिसोड में करते हैं, सीजन 1 से करते आ रहे हैं, कि हम धड़कन से धड़कने जोड़ते हैं। तो एक ये मीठा तोहफा, होली आ रही है थैंक यू सो मच। तो आज के एपिसोड में हमें थिएटर के बारे में काफ़ी सारी यूज़फुल टिप्स और इंसाइटफुल मैसेजेस मिले, जिसके ऊपर डेफिनेटली हमारे यंगस्टर्स को तो वर्क करना ही चाहिए हु आर पैशनेट अबाउट जॉइनिंग थिएटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, थिएटर एंथुजियास्ट्स के लिए तो दिस इज़ अनदर फन एंड इंसाइटफुल एपिसोड फॉर श्योर। एंड अब मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, इसके ऊपर लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चल पड़े हैं रास्ते खुलते
गए मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। आज यहाँ बातें होंगी जो कल बनेगी मिसाल। कल ये बातें लिखेंगी किसी का सफर। करना है कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशान। एक दिन करीब होगा ये खुद